तो दोस्तों आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन का मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक, सर जी पहला टॉपिक कौन सा है? रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये इतना इजी टॉपिक है दोस्तों, इतना इजी है कि आप कहेंगे सर बहुत मजा आया इसको पढ़ने के बाद। आपके जितने भी क्वेश्चन है रेशो प्रपोर्शन के वो आप वर्बली सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रेशो, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन में अपना पहला टॉपिक रेशो के बारे में। अब सर सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे होगा वो ये है कि ये रेशो होता क्या है, क्यों पढ़े इसे, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की। सर रेशो का मतलब क्या है? सोचिए सोचिए, सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सर रेशो 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 क्या होता है? सर कुछ लोग सोच रहे होंगे सर किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो रेशो कहलाता है। नहीं, गलत। अगर मैं कहूं 3/4 क्या ये एक रेशो है? नहीं सर, ऐसे नहीं बोल सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं रेशो होता क्या है, इसका यूज कहां होगा। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको वहां पे रेशो का यूज करना है या रेशो निकालना है। तो रेशो की बात करें दोस्तों तो रेशो का मतलब बेसिकली क्या होता है? रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन, रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन between two or more things which are of same kind and are of सेम यूनिट। माने जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपैरिजन करना होगा, कौन सा कंपैरिजन सर? रिलेटिव कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़े कि ये रिलेटिव कंपैरिजन होता क्या है, ठीक है ना। तो पहले रिलेटिव कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। बेटा कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन बेसिकली होता है जो वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट कंपैरिजन, और एक होता है रिलेटिव कंपैरिजन। एक होता है एब्सोल्यूट कंपैरिजन और एक होता है रिलेटिव कंपैरिजन। अब पहली बात मुझे ये बताइए, जिन दो चीजों के बीच में या दो से ज्यादा चीजों के बीच में आप कंपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट कंपैरिजन की बात हो चाहे वो रिलेटिव कंपैरिजन की बात हो, जिनके बीच में आप रिलेटिव या एब्सोल्यूट कंपैरिजन निकालना चाहते हैं वो कैसी होनी चाहिए? पहली शर्त ये कि वो सेम काइंड की होनी चाहिए। भाई अगर काइंड सेम नहीं हुआ तो कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं उठता। भाई अगर मैं शाहरुख खान का कंपैरिजन ऋतिक रोशन से करूं चलेगा, शाहरुख खान का कंपैरिजन ऋतिक रोशन से करूं चलेगा, क्योंकि दोनों सेलिब्रिटी है, दोनों हीरो हैं। लेकिन अगर मैं शाहरुख खान का कंपैरिजन गधे से करूं तो आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, शाहरुख खान एक इंसान है, गधा एक जानवर है, कंपैरिजन मतलब नहीं है। माने हमेशा कंपैरिजन जो किया जाता है वो सेम काइंड की चीजों के बीच में किया जाता है। बात समझ में आ गई? दूसरी शर्त, इनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। भाई अगर यूनिट सेम नहीं तब भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। भाई इसको मैं यूनिट का मतलब मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं राम नाम का एक पर्सन है, इसकी एज है 15 इयर्स और इसके फादर है, इनकी एज है 45 इयर्स। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि दोनों सेम काइंड के हैं। दूसरी बात, क्या इनकी यूनिट सेम है? सर ये भी ईयर्स में है, ये भी ईयर्स में, दैट इज नोन टू बी द यूनिट।
ये क्या कहलाएगी? यूनिट कहलाएगी। अगर राम की एज 15 साल ना होके 15 दिन होता, हो सकता है, तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल हो पाता? सर डायरेक्टली नहीं होता। या तो भाई देखिए ना, ये डेज में है, ये ईयर्स में है, डायरेक्ट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। या तो इस ईयर्स को डेज में कन्वर्ट करिए या इस डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करिए। बात समझ में आ गई? माने जिनके बीच में आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए और सेम काइंड की भी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अभी मैं ईयर्स में ही लेके चलता हूं। ईयर्स। अब आपसे मैंने पूछा क्या इनके बीच में कंपैरिजन पॉसिबल है? बिल्कुल है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कंपैरिजन दो तरीके का हो सकता है। एक तो एब्सोल्यूट कंपैरिजन। भाई मैं यहां पे इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि राम के जो फादर है ना, वो राम से 30 साल बड़े हैं। ये भी तो एक कंपैरिजन है। जैसे हम कहते हैं हमारा भाई, मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, या मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है। तो ये कैसा कंपैरिजन कहलाएगा? ये कहलाएगा एब्सोल्यूट कंपैरिजन। माने जहां कहीं भी आप विद रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात करेंगे वहां पे आप कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा कंपैरिजन कर रहे हैं? एब्सोल्यूट कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो फादर इज इक्वल टू राम प्लस 30 ईयर्स। माने जहां कहीं भी आप विद रेस्पेक्ट टू यूनिट बात करेंगे वहां पे आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है एक एब्सोल्यूट कंपैरिजन। बात समझ में आ गई? बात करें रिलेटिव कंपैरिजन की। रिलेटिव कंपैरिजन में हम क्या करेंगे? राम अपॉन फादर इज इक्वल टू 15 ईयर्स अपॉन 45 ईयर्स। ईयर से ईयर्स कैंसिल आउट हो गया सर। 15 वन जा 15 थ्री जा, माने यहां पे राम अपॉन फादर कितना आ गया? 1/3। ठीक है ना? अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 3 टाइम्स ऑफ राम। जरा ध्यान से देखिए, ये मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ राम इज इक्वल टू फादर्स एज। 3 टाइम्स द एज ऑफ राम इज इक्वल टू फादर्स एज। तो ये कैसा कंपैरिजन है? सर ये है रिलेटिव कंपैरिजन। ये कैसा कंपैरिजन है? सर ये है रिलेटिव कंपैरिजन। मतलब मैं इसे चाहूं तो इसको लिख सकता हूं राम रेशो फादर इज इक्वल टू 1:3। मतलब बेसिकली रेशो का मतलब समझ में आया? रेशो क्या हुआ? एक कंपैरिजन, लेकिन कौन सा? रिलेटिव कंपैरिजन। जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। मतलब काइंड भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होनी चाहिए, तब जाके अगर आपको रिलेटिव कंपैरिजन निकालना होगा, इसका मतलब वो आप किससे क्या बात कर रहा है? रेशो निकालने की बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो रेशो का मतलब समझ में आया? रेशो क्या होता है? रेशो इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। बात समझ में आ गई दोस्तों? अच्छा, अगर बात करें यहां जब हमने रेशो निकाला तो ये ईयर से ईयर्स कैंसिल आउट हो गया। मतलब रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। रेशो की कभी भी कोई यूनिट नहीं होगी, जबकि एब्सोल्यूट कंपैरिजन में हमेशा यूनिट वाइज बात करेंगे। एब्सोल्यूट कंपैरिजन में क्या करेंगे? यूनिट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, और रिलेटिव कंपैरिजन में विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अगर आपसे बात करूं, एक होता है रेशो और एक होता है फ्रैक्शन। ये दो अलग अलग बातें हैं या सेम बात है? हाँ जी सर, कुछ लोग मुझे आपके मन की आवाज सुनाई देती रहती है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये सब मुझे कानों में सुनाई दे रहा है। सर रेशियो और फ्रैक्शन, क्या ये दोनों बातें सेम है? नहीं सर, ये दोनों बातें सेम नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। सर क्या डिफरेंस है? रेशो की बात करें तो रेशो क्या है? इट इज अ रिलेटिव कंपैरिजन। इट इज अ रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में क्या है?
रिलेटिव कंपैरिजन है, विच आर ऑफ सेम काइंड एंड आर ऑफ सेम यूनिट। फ्रैक्शन की बात करें, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन पार्ट ऑफ समथिंग। फ्रैक्शन का मतलब किसी एक चीज का हिस्सा। माने फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? द पार्ट ऑफ समथिंग, द पार्ट ऑफ समथिंग is known as fraction। किसी एक चीज का हिस्सा क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे एक केक है, ये केक है, इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दैट इज नोन टू बी द फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं 1/4। 1/4 किसका? केक का, एक हिस्सा। माने फ्रैक्शन की हमेशा अपने आप में एक यूनिट होगी, लेकिन रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। रेशो हैज नो यूनिट बट फ्रैक्शन हैज अ यूनिट। भाई अगर आप किसी सब्जी वाले के पास सब्जी लेने जाए, आपने कहा भैया 1:2 आलू दे दो, देगा? कहेगा आगे बढ़ जाओ आगे। भैया 1:2 आलू दे दो, दिमाग खराब हो गया क्या? अच्छा, अगर आप उससे कहो आधी किलो आलू दे दो, तुरंत दे देगा, तुरंत दे देगा। आधी किलो का मतलब 1 किलो का आधा हिस्सा। दैट इज नोन टू बी द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की एक यूनिट होगी, रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होगी। रेशो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रेशो कभी नेगेटिव, भाई रिलेटिव कंपैरिजन में नेगेटिव क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ गई या नहीं? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं मान लीजिए एक हो गया रेशो और एक हो गया फ्रैक्शन। कहीं लिखा हुआ है A/B और कहीं लिखा हुआ है A/B। ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये इसकी एक यूनिट होगी जबकि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं तो फ्रैक्शन में ऊपर वाली क्वांटिटी को कहते हैं बेटा न्यूमरेटर और नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं बेटा डिनोमिनेटर। रेशो फ्रैक्शन में ऊपर वाली क्वांटिटी को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं डिनोमिनेटर। बिल्कुल सेम वे में रेशो में, भाई इसका मतलब हुआ A/B, इसका मतलब हुआ A/B। अगर मैं बात करूं इसकी तो यहां ऊपर वाली क्वांटिटी कहलाती है बेटा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, और नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं बेटा कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। अब अगर मैं कहूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अच्छा माने फ्रैक्शन की बात हो रही है, और मैं कहूं एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट, अच्छा रेशो की बात हो रही है। भाई ये जब दोनों चीजें अलग अलग है तो इनके नाम भी अलग अलग होने चाहिए। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो रेशो में ऊपर वाली क्वांटिटी कहलाती है एंटीसीडेंट और नीचे वाली क्वांटिटी कहलाती है कॉन्सिक्वेंट, जबकि फ्रैक्शन में ऊपर वाली क्वांटिटी को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं डिनोमिनेटर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब डिस्कशन चल रहा है, मैं आपसे कोई अभी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। क्या होता है रेशो, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब अगर कहीं लिखा हुआ है इफ A/B इज इक्वल टू 2/3, ये लिखा हुआ है A/B इज इक्वल टू 2/3। इससे दो बातें पता लगी। क्या? कि पहली बात A और B दोनों सेम काइंड की चीजें हैं। दूसरी बात A और B की यूनिट भी सेम नहीं होगी, तभी ये कंपैरिजन पॉसिबल है, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, मैं अगर बात करूं देन इसका मतलब हुआ A/B इज इक्वल टू 2/3। यही तो मतलब हुआ भाई, अगर A/B इज इक्वल टू 2/3 देन A/B बराबर 2/3। अच्छा, तो देन मैं क्या कह सकता हूं कि A बराबर 2 और B बराबर 3। क्या ये बात सही है? सर नहीं है, रॉन्ग, गलत है सर। अच्छा कैसे? यहां आ जाते हैं सर। ये इसकी बात करते हैं।
राम रेशो फादर कितना था? 1:3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राम 1 साल का और उसके पिताजी 3 साल के। आप क्या कहोगे? राम 1 साल का, पिताजी 3 साल के। राम रो रहा है, पापा कह रहे बेटा अभी आया चॉकलेट खा के, बस 5 मिनट रुको अभी आ लाऊं, 5 मिनट में आ लाऊं, अभी 5 मिनट में। सर ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई आप जरा ध्यान से देखिए, यहां हमने कॉमन नंबर की टेबल से काटा था। किसकी टेबल से काटा था? 15 की टेबल से काटा था। 15 1 जा और 15 3 जा। तो ऐसे ही ये ना किसी नंबर की कॉमन टेबल से कट के आया होगा। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं ये तो कह सकता हूं कि अगर राम 1x ईयर्स का होगा तो फादर 3x ईयर्स के होंगे। अब आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज x? तो x इज एनी नंबर। x इज एनी नंबर। गरीबों का सहारा, x हमारा। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सेम वे में अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैं इसे डायरेक्टली इक्वल नहीं कह सकता। मैं ये तो कह सकता हूं अगर a 2x होगा तो b 3x होगा। ये बात बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर ये x क्या है? सर x इज एनी नंबर। सर x लगाना जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। x की जगह कुछ और लिख लीजिए। या तो आपको वो नंबर, कॉमन नंबर की टेबल पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप अपने मन से एज्यूम कर लेंगे भाई किसी ना किसी कॉमन नंबर की टेबल से तो कटा होगा। नहीं कटा होगा तो x की वैल्यू अपने आप निकल कर आएगी। ठीक है ना? हम ये तो कह सकते हैं कि अगर a 2z होगा तो b 3z होगा, वेयर z इज एनी नंबर। अगर a 2a होगा, 2a नहीं लिख सकते क्योंकि a और b है यहां पे। अगर a 2 अल्फा होगा तो b 3 अल्फा होगा। अगर a 2y होगा तो b 3y होगा। वेयर z इज एनी नंबर, वेयर अल्फा इज एनी नंबर, वेयर y इज एनी नंबर, कुछ भी मान लीजिए भाई किसी ना किसी नंबर की कॉमन नंबर की टेबल से तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। मतलब कभी भी रेशो में डायरेक्टली इक्वल नहीं मान सकते आप। बात समझ में आ गई? भाई जैसे अगर मैं कहूं, मैंने कहा इफ a:b:c इज इक्वल्स टू 2:3:5, तो देन मैं ये तो कह सकता हूं कि a क्या होगा? a क्या होगा? 2x। b क्या होगा? 3x। c क्या होगा? 5x। वेयर x इज एनी नंबर, वेयर x इज एनी नंबर। आप पूछे सर ये x की वैल्यू क्या है, कुछ और इंफॉर्मेशन दीजिए तो मैं x की वैल्यू भी बता दूंगा आपको। अगर कुछ आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं तो मैं आपको x की वैल्यू भी डिफाइन कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी बात आपने मुझे बताई उसके बिहाफ पे मैंने आपको बता दिया। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? बस अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो रेशो खत्म। रेशो में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म। बहुत सिंपल चैप्टर है, इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। भाई अगर मैं कहूं इफ C:D:F इज इक्वल्स टू 2:5:11, तो मैं ये तो कह सकता हूं C बराबर कितना होगा? 2x, D बराबर कितना होगा? 5x और F बराबर कितना होगा? 11x, वेयर x इज एनी नंबर। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर हो गई बात? पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे क्वेश्चंस की। अब आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो रेशो में कुछ नहीं बचा। तो आइए दोस्तों सीधे सीधे क्वेश्चंस देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, सिंपल एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन, माने जहां पे आपको सिंपली एक क्या करना है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनानी है और उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज इज 3:7। अब आप छोड़ दीजिए बाकी क्वेश्चन में क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। आप ये बताइए अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज का रेशियो 3:7 है, इसका मतलब क्या हुआ? क्वांटिटीज क्या मानेंगे? क्या आप 3 और 7 मानेंगे? ना भाई, क्वांटिटीज क्या मानेंगे आप? क्वांटिटीज मानेंगे आप एक तो 3x
और एक 7x, क्वांटिटीज हो गई, एक 3x और एक 7x। वो कह रहा है देन विच क्वांटिटी इज बिगर, कौन सी क्वांटिटी बिगर है, एंटीसीडेंट बड़ा है या कॉन्सिक्वेंट बड़ा है? सर ऊपर वाली क्वांटिटी को कहते हैं एंटीसीडेंट, नीचे वाली क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसीडेंट आपका कितना है यहां पे, एंटीसीडेंट है आपका 3x, कॉन्सिक्वेंट कितना है आपका 7x। कौन सा बड़ा है सर, एंटीसीडेंट बड़ा है या छोटा है? सर एंटीसीडेंट क्या है, छोटा है, और कॉन्सिक्वेंट क्या है, बड़ा है। माने बिगर कौन है, कॉन्सिक्वेंट, स्मॉलर कौन है, एंटीसीडेंट। बात समझ में आ गई? ये एक जनरल सा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ताकि एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में आप डिफरेंस कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज इज 5:2। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आप यहां पे क्वांटिटीज क्या मानेंगे। एक तो क्वांटिटी हो गई 5x और एक क्वांटिटी हो गई 2x। माने वेयर x इज एनी नंबर, भाई x माने, a माने, b माने, c माने, अल्फा माने, बीटा माने, मर्जी आपकी। बात समझ में आ गई? एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज क्वांटिटीज इज 21। माने इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन करने का तरीका समझिएगा। 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं लेके आना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ सर, 3x। कितना दे रखा है आपको सर, 21। माने 3x बराबर 21 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 7। भाई देखिए ना, ये इसने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी तो हमने पता कर लिया कि वो x की वैल्यू क्या है, 7। माने ये दोनों नंबर किसकी टेबल से कटे होंगे, 7 की टेबल से कटे होंगे, तब जाके रेशो कितना आया, 5:2 आया। मतलब अगर मैं क्वांटिटीज की बात करूं, यहां x की वैल्यू लगाऊं 7, तो 7 5 से कितना हो जाएगा 35, और 7 2 जो कितना हो जाएगा 14। ये हमारे नंबर्स आ गए, ये हमारे क्या आ गए, नंबर्स। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ बोथ क्वांटिटीज, इन दोनों क्वांटिटी का सम कितना होगा। सर इन दोनों क्वांटिटीज का सम कितना हो गया, 49। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 49। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है? सर कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी, आपकी शॉर्ट ट्रिक आप खुद बनाएंगे। 3 स्टेप से ऊपर में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन 3 क्वांटिटीज इज 5:2:3। हाँ जी सर, क्वांटिटीज क्या माने सर, 5x 2x और 3x, कुछ भी मान सकते हैं। इस बार मैं मान लेता हूं 5a 2a और 3a, ये 3 क्वांटिटीज हो गई। अगर मैं आपसे जनरली पूछूं इसमें सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है सर, 5a। सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है सर, 2 है। अच्छा इसमें एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट नहीं होगा, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट सिर्फ 2 क्वांटिटी के लिए होता है, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे बड़ी क्वांटिटी हो गई 5 है, सबसे छोटी क्वांटिटी हो गई 2 है, ठीक है सर। एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। अब सर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि भाई यहां पे डिफरेंस करके स्क्वायर करना है या स्क्वायर करके डिफरेंस करना है। इस लैंग्वेज में कई लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो उसको करने का तरीका सिंपल सा मैं आपको एक बताता हूं, जिससे आपको कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट कहूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैंने आपसे एक स्टेटमेंट कही, राम इज हस्बैंड ऑफ सीता। राम जो है वो सीता के हस्बैंड है। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आई, बाई चांस की बात है, तो मैं अगर इस स्टेटमेंट को बैक साइड से पढ़ना शुरू कर दूं तो ऐसा तो होगा नहीं, सीता इज द हस्बैंड ऑफ राम हो जाएगी। सीता जो है राम के पति थोड़ा ना होंगे, राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता। तो अगर मैं पीछे से पढ़ूं तो स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सीता ऑफ माने क्या होता है सर, का। सीता का हस्बैंड माने पति, इस माने है कौन, राम।
सीता का पति है राम, तो बात तो एक हुई। माने अगर कभी आपको कोई स्टेटमेंट समझ में ना आए तो आप उसे बैक साइड से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 84 इज, माने 84 इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट क्वांटिटी एंड लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी कौन सी है सर? ये स्मॉलेस्ट है। लार्जेस्ट क्वांटिटी कौन सी है सर? 5 है, ये लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी और लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ माने क्या होगा? का स्क्वायर, इनका स्क्वायर। भाई देखिए ना, 84 इज माने 84 इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट क्वांटिटी और लार्जेस्ट क्वांटिटी, ये लिख दी। ऑफ माने का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कितना होगा? इनका स्क्वायर हो गया कितना? 25a स्क्वायर। 5a स्क्वायर नहीं, होल स्क्वायर करेंगे तो 25a स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना हुआ? 4a स्क्वायर। ठीक है ना। ऑफ माने अगेन का, क्या करना है? डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया सर? 21a स्क्वायर, माने 84 इज इक्वल टू 21a स्क्वायर आ गया। 84 इज इक्वल टू 21a स्क्वायर आ गया। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर? 84 डिवाइड बाय 21, 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहां प्लस माइनस 2 आना चाहिए। सर हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को एज्यूम करते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी की बात नहीं करते। बात समझ में आ गई? तो a इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू 2, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं सर। तो लार्जेस्ट क्वांटिटी कौन सी हो गई सर? 10। स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई? 4। और मिडिल वाली कौन सी हो गई? 6। अब वो क्या पूछ रहा है? देन फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 क्वांटिटीज, माने इन तीनों का सम पूछा है। इन तीनों का सम कितना हो गया? 10 और 4 14 और 6 20। तो सम कितना आएगा इसका? 10 सम ऑफ ऑल 3 इज इक्वल टू 20। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है? सर हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी। क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिकल समझेंगे क्वेश्चन उतना ज्यादा इजी लगेगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चल रहे हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज 3:5। तो हाँ जी सर, अब नंबर्स क्या मानेंगे? आप बताएंगे मुझे नंबर्स क्या मानेंगे। मैंने मान लिया 3b और 5b, वेयर b इज एनी नंबर। अच्छा, मैं अगर पूछूं लार्जेस्ट कौन सी है तो 5b, स्मॉलेस्ट कौन सी है 3b। इसमें एंटीसीडेंट क्या हुआ? 3b। कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ? 5b। बात समझ में आ गई? एंड देयर एचसीएफ इज 4। अरे सर आपने कहा हमारी नस छेड़ दी, ये तो पुराने पाप है। एचसीएफ वगैरह कहां से आ गया? इसमें तो बहुत दिक्कत आती है। पहले तो मुझे ये बताइए एचसीएफ का मतलब क्या है? एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। माने अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने हाईएस्ट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? इन दोनों में आपके हिसाब से क्या कॉमन आ रहा है? हाईएस्ट सर बी आ रहा है। तो आपके हिसाब से इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? बी। और इनके हिसाब से कितना है? 4। अरे सर ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। भाई इनके हिसाब से एचसीएफ कितना है? 4। और हमारे हिसाब से एचसीएफ कितना है? बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मतलब क्वांटिटी क्या हो गई? ये हो गया 12 और ये हो गया 20। वो कह रहा है देन फाइंड द लार्जेस्ट क्वांटिटी। 20 इज द आंसर। करने का तरीका समझ में आ पा रहा है सर? क्वेश्चन को जितना आप प्रैक्टिकली करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन उतना ज्यादा आपको इजी लगेगा। ठीक है ना। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी। सारी शॉर्ट ट्रिक आप खुद ही बना रहे हैं, आप देख रहे हैं सारी शॉर्ट ट्रिक हम खुद ही बना रहे हैं, हमें कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन 3 क्वांटिटीज इज 3:4:6।
अब जरा मुझे बताइए क्वांटिटीज क्या मानेंगे, 3x, 4x और 6x, एंड देयर एलसीएम इज 96। अरे सर फिर तार छेड़ दिया आपने, फिर आपने हमें ऐसे परेशान करना चाहते हैं। सर मत परेशान होइए, क्या दिक्कत है, पहले मुझे बताइए, इसको भूल जाते। मैं अगर आपसे 30, 20 और 12 का एलसीएम पूछूं तो आप कैसे करते थे? बचपन में आ जाइए, छोटे बच्चे, बचपन क्या प्यार मेरा भूल नहीं जाना तू, वही वाला हिसाब किताब। भाई ऐसे ही तो एलसीएम निकालते हैं, फिर हम नंबर से देते हैं, यहाँ पे सबसे छोटे नंबर से 2 से देंगे, यहाँ 15, यहाँ 10, यहाँ 6, फिर 2 से जाएगा 15, 5 और 3, फिर 3 से जाएगा 5, 5 और 1, फिर 5 से जाएगा 1, 1 और 1, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल आएगा। यही तो करते हैं, अरे यही तो करते हैं। तो बिल्कुल सेम वे में हमसे ये एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम इसने क्या दे रखा है, 96। तो पहले हम अपने हिसाब से एलसीएम निकाल ले। भाई क्वांटिटीज क्या क्या है हमारी, 3x, 4x और 6x, ये क्वांटिटीज है हमारी। अब ध्यान रखिएगा, x इज ऑल्सो अ नंबर। सबसे पहले तो मैंने x से डिवाइड कर दिया, तो ये 3, 4 और 6। अब किससे डिवाइड करें, अब सर 2 से जा रहा है, 3, 2, 3। अब 2 से सर और जा रहा है, 3, 1, 3। अब 3 से जा रहा है, 1, 1 और 1, माने इन सब का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो 3, 2 जा 6, 2 जा 12, 12x, माने 96 किसके बराबर है, 12x के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अरे सर x की वैल्यू पता लग गई, अब तो जो चाहे हमसे वो पूछ लीजिए आप। वो कह रहा है देन फाइंड देयर एचसीएफ, इनका एचसीएफ पूछा है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन तीनों में आपको हाईएस्ट क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सर x दिख रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कितना होगा, 8 ही होगा। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 8 ही होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल वे में करने हैं सर, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इफ द रेशियो बिटवीन 3 क्वांटिटीज इज 2:4:5। हाँ भाई, क्वांटिटीज क्या मानेंगे, क्वांटिटीज हमने मान ली 2a, 4a, 5a, and the sum of the square of these quantities is 405। अरे सर फिर कंफ्यूज हो गए, सम करके स्क्वायर करना है या स्क्वायर करके सम करना है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई स्टेटमेंट समझ में ना आए तो आप उसे बैक साइड से पढ़ना शुरू कर दीजिए। हाँ जी सर, 405 इज, माने 405 इज इक्वल्स टू क्वांटिटीज ये रही, ऑफ माने का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, 4a स्क्वायर, 16a स्क्वायर और 25a स्क्वायर। ऑफ माने का क्या करना है, सम, इन तीनों का सम। नहीं आया बेटा जी समझ में, करने का तरीका समझ में आया। अब जरा जोड़िए, 4a स्क्वायर 16a स्क्वायर कितना हो गया, 20a स्क्वायर, और 25a स्क्वायर कितना हो गया, 45a स्क्वायर, माने 405 इज इक्वल्स टू 45a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 405 डिवाइड बाय 45, 9 जा कट गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अरे सर कैसे दुखती रख छेड़ दिया आपने, a की वैल्यू निकल आई। जब a की वैल्यू निकल आई फिर तो सारी क्वांटिटी भी निकल आएंगी, क्या हो जाएगी, जरा ये बताइए। a की वैल्यू अगर 3 निकल आई तो क्वांटिटीज क्या क्या हो जाएंगी, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12, और 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। देन फाइंड द लार्जेस्ट क्वांटिटी, लार्जेस्ट क्वांटिटी कितनी होगी, 15। आंसर हो गया 15। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करेंगे समझ में आ गया। चलिए
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे दोस्तों। Mayank sir, who was very supportive throughout the journey, he teaches you on the basis of real life based examples, which are very, very easy and unforgettable. And his teaching skills are very simple and very innovative. So you would remember it after 10 years also. ये शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको भी मैथ में डर लगता है, आपसे भी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं या मैथ से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर ऑफ मैथ। आई वुड बी लाइक टू गिव यू एडवाइस कि आप एक बार मयंक अग्रवाल सर से पढ़ के देखें। अभी मैं फाउंडेशन में हूँ, मैंने अभी उनसे ही पढ़ाई कर रहे हैं और उन्होंने आज तक हमें कभी फार्मूला रटना नहीं सिखाया। हमारे सारे आंसर 3 लाइन के अंदर में हमारे आ जाते हैं। I am Vishesh Sharma, a student of Mayank Agarwal sir. I am feeling short of words to express the hard work being put by the sir in teaching us. The way he teaches has left me astonished. The way he interacts with the class is interesting. It makes you understand the concepts. He never puts emphasis on the formulas. He always says that do not learn the formulas, just understand them. And I never learned any formulas, I just understand them. I always thought that maths was my weak point. I will never able to clear it. But by listening to all the advices sir had, I was able to clear it with flying numbers and a very good percentage in overall. It was all due to Mayank sir that I was able to score good in maths. Hi, I'm Jyoti and I'm pursuing CA प्रोफेशनल कोर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैथ्स में बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं और बहुत बच्चों को इससे डर भी लगता है। बट नाउ आई हैव अ सोल्यूशन, मयंक सर। मयंक सर बहुत लंबी कैलकुलेशंस को बहुत इजी वे में करना सिखाते हैं। और Hello everyone, I am Kritika Tanwar and I am a CA student. I would like to share one thing with you all. अगर आप लोगों को मैथ से डर लगता है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते, अगर आप टाइम पे अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते मैथ्स के, सो आपके इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आई हैव वन सोल्यूशन, दैट इज़ मयंक सर। मयंक सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं। वो हमको मैथ्स इस तरह से पढ़ाते हैं कि हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमको आज तक कोई भी कॉन्सेप्ट रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई भी कॉन्सेप्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमको आज तक सर ने जितने भी टॉपिक्स कराए हैं बिना किसी फॉर्मूला के कराए हैं, सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दे के प्रैक्टिकली हमको कॉन्सेप्ट बताया है, जिससे हमें कॉन्सेप्ट आज तक विद कमांड अच्छे से याद है। हमको आज तक कोई भी फॉर्मूला नहीं कराया और साथ ही साथ सर ने हमको टाइम मैनेजमेंट भी सिखाई है कि हमको एक क्वेश्चन कितने टाइम में और कितने स्टेप्स में करना है। हमारा कोई भी आंसर 3 स्टेप के अंदर आराम से आ जाता है। सो हमको जैसे हमारा जो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम है वो MCQ बेस्ड है, तो उसमें हमको ये मेथड काफ़ी हेल्प करता है। टाइम पे हमारा पेपर हो पाता है। आज तक हमको कोई भी कैलकुलेटर ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सर ने इस तरह से हमको आज तक पढ़ाया है। दिस इज़ वेरी टफ, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, हमसे फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे, टीचर्स बोलते हैं कि फॉर्मूला याद कर लो। सो आज मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ, मयंक अग्रवाल सर। जो मयंक अग्रवाल सर मुझे बेस्ट लगते हैं। हमारा MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है और हम सब जानते हैं कि MCQ बेस्ड ज़्यादा ट्रिकी आता है कंपैरिजन टू हमारे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं उससे। तो जो हमारे अभी तक मेरे जो आंसर्स 3 लाइन से ज़्यादा में आंसर्स नहीं आए हैं। सर हमारी ऐसी प्रैक्टिस करवाते हैं कि हमारे जितने भी आंसर्स होते हैं वो मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर आ जाते हैं। दैट इज़ M फॉर मैथ्स एंड M फॉर मयंक अग्रवाल। थैंक यू। बहुत फायदा हुआ है एंड वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर रिजल्ट। नाउ इट्स योर टर्न टू शाइन। अब आप भी मयंक सर के पास आए और अपने CA कोर्स को फर्स्ट टाइम में क्रैक करें। हमारे साथ चलते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी मयंक अग्रवाल।